नमस्ते। जिस तरह मैंने टॉप 5 लार्ज कैप और टॉप 5 मिड कैप स्टॉक्स के वीडियो बनाए हैं, उसी तर्ज पे मैं टॉप 5 स्मॉल कैप स्टॉक्स का वीडियो बनाने जा रहा हूँ। लेकिन टॉप 5 स्मॉल कैप स्टॉक्स का वीडियो बनाना और उसके लिए स्टॉक सिलेक्ट करना काफ़ी मुश्किल था एज़ कम्पेयर टू टॉप 5 लार्ज कैप या टॉप 5 मिड कैप स्टॉक्स, बिकॉज लार्ज कैप और मिड कैप स्टॉक्स तो गिने चुने हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, लेकिन स्मॉल कैप और माइक्रो कैप स्टॉक्स तो काफ़ी ज़्यादा हैं। 1000 से भी ज़्यादा स्मॉल कैप और माइक्रो कैप स्टॉक्स हैं। तो उनमें से सबसे बेस्ट 5 स्टॉक्स चुनना वो काफ़ी मुश्किल टास्क है। लेकिन ये ऐसे 5 स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं जिस पे मेरा बहुत ही हाई कन्विक्शन है। मुझे लगता है कि अगले 5 साल में ये पाँचों मल्टी बैगर रिटर्न्स दे सकते हैं। लेकिन जिस तरह हाथों की पांचों उंगलियां सेम नहीं होती, उसी तरह हो सकता है पांचों सेम रिटर्न्स ना दें, लेकिन मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है कि 5 में से पांचों या एटलीस्ट 5 में से 4 तो मल्टीबैगर रिटर्न्स अगले 5 साल में देंगे ही। और मेरा खुद का भी निवेश है इन पांचों स्मॉल कैप स्टॉक्स में, तो वो एक इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर है। बट जस्ट बिकॉज मेरा इसमें निवेश है इसलिए आप ब्लाइंडली इसमें निवेश मत कर लीजिए। मैं पूरे वीडियो में डिटेल में समझाऊंगा कि इन कंपनियों की ऐसी क्या अच्छाइयाँ हैं, किन कारणों की वजह से मैंने इन्हें सिलेक्ट किया है और मैंने खुद ने इनमें पैसा निवेश किया है, और हर एक कंपनी के मैं रिस्क फैक्टर्स भी बताऊंगा। उसके बाद आप खुद का जजमेंट यूज़ कीजिए। ज़रूरत पड़े तो आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र या फिनेंशियल प्लानर से कंसल्ट करिए और उसके बाद ही निवेश कीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी किए हम गो थ्रू करते हैं कि वो 5 ऐसे स्मॉल कैप स्टॉक्स कौन से हैं जिन पे मैं सुपर बुलिश हूँ। शुरुआत करते हैं सबसे पहले स्मॉल कैप कंपनी और स्टॉक से, और वो है रेडगेन ट्रैवल टेक्नोलॉजीज़। मैं आपको सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर रेडगेन ट्रैवल टेक्नोलॉजीज़ करती क्या। कभी आपने फ़्लाइट की या होटल की बुकिंग की है? ऑब्वियसली की होगी, राइट? तो आपने नोटिस किया होगा कि आपने एक टाइम पे देखा होगा तो उसका प्राइस कुछ अलग होगा, कुछ दिनों बाद या कुछ घंटों बाद भी देखा होगा तो कई बार प्राइस चेंज हो जाता है, राइट? तो रेडगेन ट्रैवल टेक्नोलॉजीज़ मेन ये काम करती है। जो होटल कंपनीज़ हैं या जो फ्लाइट कंपनीज़ हैं, तो वो लोग अपना प्राइस डिमांड सप्लाई के बेसिस पे उसको फ्लक्चुएट करते हैं या वेरी करते हैं। तो जब डिमांड हाई होती है तो वो अपने टिकट्स या होटल के रेट्स बढ़ा देते हैं, और जब डिमांड कम होती है तो वो उसको सस्ता कर देते हैं। तो ऑब्वियसली उसके पीछे कुछ लॉजिक होता होगा, कुछ टेक्नोलॉजी होता होगा कि जिसके बेसिस पे वो लोग आइडेंटिफाई डिटरमाइन करते होंगे कि इस टाइम पे डिमांड ज़्यादा रहने वाली है या इस टाइम पे डिमांड कम रहने वाली है। उसके बेसिस पे वो अपने फ़्लाइट के रेट्स या फिर होटल के रेट्स फ्लक्चुएट करते हैं। तो वो जो टेक्नोलॉजी होती है वो रेडगेन ट्रैवल टेक्नोलॉजीज़ उनको प्रोवाइड करती है। उसी तरह से फ़्लाइट्स और होटल्स के अलावा भी कैब्स हो गई या फिर मेटा सर्च कंपनीज़ हो गई। मतलब अगर आप सर्च करोगे तो काफ़ी सारी ऐसी एग्रीगेटर कंपनीज़ हैं जो आपको डिफरेंट डिफरेंट ऐप्स पे उस होटल का, उस रूम का क्या रेट है वो बता देंगी। तो दोज आर मेटा सर्च कंपनीज़। फिर ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट्स हैं, कार रेंटल्स हैं, क्रूजेस हैं, फेरीज़ हैं। तो बहुत सारी ऐसी डिफरेंट डिफरेंट ट्रैवल और टूरिज़्म और हॉस्पिटैलिटी रिलेटेड बिजनेसेस हैं जहाँ पर उनको कस्टमर के रिलेटेड डिमांड पैटर्न्स और उनको सही अपने सर्विसेज का या अपने प्रोडक्ट्स का दाम डिसाइड करने में हेल्प करती है इनकी टेक्नोलॉजीज़ और इनके प्रोडक्ट्स। तो रेडगेन ट्रैवल टेक्नोलॉजीज़ मार्केट लीडर है इस स्पेस में फ्रॉम इंडिया। तो ये एक सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्रोवाइड करती है ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस ये है कि आपको जब जब ज़रूरत होगी तब ये रेडगेन ट्रैवल टेक्नोलॉजीज़ के सॉफ्टवेयर का आप यूज़ कर सकते हो,
और जितना और जब आप उनका यूज़ करोगे तभी आपको उनको फीस पे करनी है। और जैसे मैंने बताया कि इनकी जो ऑफरिंग्स है वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, लेकिन इनका जो मेन रेवेन्यू आता है वो होटल्स और एयरलाइंस, ये दोनों कंपनी से सबसे मेजर रेवेन्यूज़ आता है। उसके अलावा ये कंपनी डेटा माइनिंग भी करती है, मतलब इनके पास इतने सारे कस्टमर के डेटा पैटर्न्स होते हैं कि उन्हें पता होता है कि अच्छा इस कस्टमर ने यहाँ से यहाँ के लिए फ़्लाइट बुक की है, राइट। तो जब अगर मान लो कोई मुंबई से पेरिस जा रहा है, तो वो पेरिस वाली जो होटल कंपनीज हैं उनको वो डेटा शेयर कर सकती है उनके साथ, उनके रिलेटेड पैकेजेस सजेस्ट कर सकती है कि आप यहाँ यहाँ होटल में रुक सकते हो। वो कार रेंटल कंपनी जो रेलेवेंट हो पेरिस की, उनको इन्फॉर्म कर सकता है कि ये कस्टमर इस टाइम पे इस फ्लाइट से लैंड करने वाला है, तो आप उनको रीच आउट कर सकते हो अगर उनको कार रेंटल सर्विसेज की ज़रूरत हो तो काफ़ी डिवर्स उनकी ऑफरिंग्स हैं और उनके पास काफ़ी सारे पेटेंटेड प्रोडक्ट्स भी हैं जो कि यूएस में पेटेंट हो चुके हैं, कुछ कुछ यूरोप में पेटेंट हैं। तो इनकी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो पेटेंटेड है, तो उसका ये फ़ायदा है कि कोई भी दूसरी कंपनी स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका कॉपी नहीं कर सकती। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इस कंपनी के प्रोडक्ट जो हैं उनके क्वालिटी को वैलिडेट करता है कि इनका क्लाइंटाइल बेस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। दुनिया में जो 30 सबसे बड़ी होटल चेन्स हैं उनमें से 26 इस कंपनी के कस्टमर्स हैं। जो ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट्स हैं दुनिया के 30 सबसे बड़े, उसमें से 25 इस कंपनी के कस्टमर्स हैं। कार रेंटल्स टॉप 10 में से टॉप 7 इसके कस्टमर्स हैं। एयरलाइंस में टॉप 4 में से टॉप 3 इसके कस्टमर्स हैं। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग, काफ़ी ब्रांडेड कंपनीज का इसका कस्टमर बेस है, उससे इस कंपनी को वैलिडिटी मिलती है, हमें कॉन्फिडेंस मिलता है। इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो अच्छी अच्छी एकदम स्ट्रॉन्ग ग्लोबल एमएनसी कंपनीज के लिए भी रेलेवेंट है, तभी वो लोग इसकी सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं। कंपनी का एक बहुत ही प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। कंपनी ने कोविड जैसे टाइम में, जहाँ पर ये पूरा सेक्टर, चाहे एयरलाइंस हो, होटल्स हो, एकदम पूरी तरह ठप हो गए थे, वैसे दौर को भी सरवाइव किया है और वहाँ से स्ट्रॉन्ग निकली है। बहुत ही लो कैपेक्स बिजनेस है और हाई ऑपरेशनल लेवरेज बिजनेस है। मतलब देयर इज नो कैपिटल एक्सपेंडिचर इन टर्म्स ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो प्रोडक्ट बनाने के लिए जो ह्यूमन माइंड, जो ह्यूमन रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और एक बार अच्छा प्रोडक्ट बन गया तो उसको आप मल्टीपल कस्टमर्स को बेच सकते हो, तो इसलिए वो हाई ऑपरेशनल लेवरेज बिजनेस है। मतलब इट्स अ वेरी स्केलेबल बिजनेस। कंपनी की मैनेजमेंट बहुत ही बढ़िया है। इनके जो चेयरमैन और एमडी हैं डॉक्टर भानु चोपड़ा, उन्होंने काफ़ी अच्छी पढ़ाई की हुई है। उन्होंने यूएस में काफ़ी सालों तक काम किया हुआ है, उसके बाद वो इंडिया लौट के उन्होंने ये कंपनी स्टार्ट की हुई है। तो इनका जो मेन मार्केट है यूएस मार्केट, उसको वो काफ़ी अच्छी तरह से समझते हैं क्योंकि वो खुद वहाँ रह के आए हैं। और मैंने कंपनी के लास्ट 3 क्वार्टर्स के कॉन्फ्रेंस कॉल्स अटेंड किए हैं। भानु चोपड़ा के दूसरे भी वीडियोस मैंने सुने हैं। बहुत ही जेन्युइन, बहुत ही अच्छे पर्सन समझ में आए हैं, मैंने जितना उनके बारे में सुना है, पढ़ा है, देखा है। ये जो इंडस्ट्री है, टूरिज़्म, ट्रैवल, हॉस्पिटैलिटी, इसका बहुत ही एक बड़ा रनवे है ग्रोथ के लिए। तो कंपनी को ये कभी दिक्कत नहीं आएगी कि इंडस्ट्री का ग्रोथ रुक चुका है एंड स्टफ, बिकॉज मुझे लगता है कि अगले 10 साल में ये इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगी, बहुत मजबूती से आगे बढ़ेगी। और लास्ट पॉइंट है कि वैल्यूएशंस में देखूं तो काफ़ी रीज़नेबल हैं। अभी स्टॉक 450 के आसपास ट्रेड कर रहा है और उसका पी है 26 के आसपास, और पूरी कंपनी 5300 करोड़ के आसपास में मिल रही है। और अपने ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 51% करेक्ट हो चुका है, मतलब अपने ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट आधा हो चुका है।
कंपनी ऑलमोस्ट पिछले कई सालों से 15%, 18%, 20% के आसपास का ग्रोथ रेट्स क्लॉक कर रही है, विच इज़ वेरी गुड। स्पेशली अगर आप इसको बड़ी आईटी कंपनीज के साथ कंपेयर करें जहाँ पर 0 to 5% की ग्रोथ विजिबिलिटी है, लेकिन 20 to 24 के पी मल्टीपल पे ट्रेड कर रहे हैं, और ये कंपनी डबल डिजिट में ग्रो कर रही है और 26 के पी पे अवेलेबल है, तो उसके कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो ये कंपनी रिलेटिवली काफ़ी चीपर वैल्यूएशंस पे है एज़ कम्पेयर टू अदर आईटी कंपनीज। अब देखते हैं कि रिस्क फैक्टर्स कौन से हैं। तो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर ये पूरे इंडस्ट्री के लिए है, नॉट जस्ट फॉर दिस कंपनी, इज़ जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। अगर मान लो देशों में युद्ध हो जाता है, ट्रैवल इम्पैक्ट हो जाता है, तो जो भी इस सेक्टर के रिलेटेड कंपनीज़ हैं उन पे एक फटका बैठता है। तो ये इंडस्ट्री की जो भी कंपनीज़ हैं उनमें आपको ये रिस्क फैक्टर दिखेगा, और जब मैं ऐसी कंपनीज़ को वैल्यू करता हूँ तो ये रिस्क फैक्टर को मैं ऑलरेडी अकाउंट इन करता हूँ व्हेन आई डिसाइड कि ये कंपनी अच्छा वैल्यूएशन है या नहीं, बिकॉज इसका मैं थोड़ा सा मल्टीपल उसको कम ही देता हूँ और इसका रिस्क मैं ऑलरेडी अकाउंट इन कर लेता हूँ। दूसरा एक रिस्क फैक्टर है कि ये कंपनी प्राइमरली B2B कंपनी है। मतलब B2B का मतलब ये है कि ये कंपनी डायरेक्ट एंड कस्टमर्स के साथ डील नहीं करती, उनसे थ्रू उनका रेवेन्यू नहीं आता है। ये कंपनी जो बड़ी बड़ी होटल चेन्स हैं, मैरियट, हिल्टन, हॉलीडे इन, लेमन ट्री वगैरह, उनके साथ बिजनेस करती है, उनको सर्विस प्रोवाइड करती है और उनसे रेवेन्यू मिलता है। तो हमेशा मार्जिन्स एक कंट्रोल में रहते हैं, क्योंकि वो लोग भी बिजनेस वाले हैं, तो वो लोग भी समझते हैं कि सामने वाला कितना प्रॉफिट कमा रहा है और स्टफ। तो एक बिजनेस मार्जिन्स हमेशा कंट्रोल में रहते हैं, लेकिन आज की तारीख में भी इनके प्रॉफिट मार्जिन्स काफ़ी स्टेबल, काफ़ी अच्छे प्रॉफिट मार्जिन्स पे ये काम करती है। तीसरा फैक्टर है कि मार्केट शेयर कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी हाई है। इसका US बेस्ड कंपनी से 50% से ज़्यादा रेवेन्यू आता है। तो अगर US में ट्रैवल रिलेटेड कुछ मेजर इश्यूज आ जाते हैं तो इस कंपनी पे एक इम्पैक्ट हो सकता है। चौथा पॉइंट है कि बिकॉज ये कंपनी ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स बनाती है जो इन कंपनीज़ को एज देती है, उनको अपना रेवेन्यू बढ़ाने में, अपना ऑक्यूपेंसी बढ़ाने में मदद करती है, तो बहुत ज़रूरी है कि कंपनी को हमेशा इनोवेटिव बनते रहना पड़ेगा, उसके अपने प्रोडक्ट्स को काफ़ी मार्केट लीडर या काफ़ी यूनिक बना के रखना पड़ेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है जिस मामले में कंपनी आज की डेट में तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। पांचवा रिस्क फैक्टर है कि ये जो पूरी इंडस्ट्री है वो सिक्लिकल बिजनेस है और वॉलेटिलिटी हाई रहती है। जैसे मैंने कहा कि कहीं कुछ युद्ध हो गया या कहीं कोई टेररिस्ट अटैक हो गया या कहीं कुछ हो गया, तो अचानक से इन कंपनीज़ के रेवेन्यू, प्रॉफिटेबिलिटी को शॉर्ट टर्म में एक झटका बैठ सकता है। और लास्ट फैक्टर है कि कंपनी एक्विजिशंस करती है। इन्होंने अभी तक काफ़ी अच्छे एक्विजिशंस किए हैं जिससे कंपनी को फ़ायदा हुआ है, बट अगर कंपनी कोई एक गलत एक्विजिशन कर लेती है, लेवरेज्ड एक्विजिशन कर लेती है, मतलब बहुत सारा कर्जा उठा के खरीद लेती है और फिर उससे जितना अपेक्षित है उतना रिटर्न्स ना मिले, वैसा कुछ हो जाए, तो कंपनी के लिए एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। अगर मुझे समराइज़ करना हो तो मैनेजमेंट बहुत ही बढ़िया है, कंपनी के प्रोडक्ट्स बहुत ही बढ़िया हैं, क्लाइंटाइल बेस इतना स्ट्रॉन्ग है, इतनी बड़ी बड़ी ग्लोबल MNC चेन्स इनके सर्विसेज को यूज़ करती है। मतलब ये जो सर्विसेज बनाते हैं वो रियली वैल्यूएबल है, तभी जाके वो इनके सर्विसेज को यूज़ करते हैं। और मैनेजमेंट की जो क्लैरिटी ऑफ थिंकिंग है वो बहुत ही क्लियर है। मैंने उनके वीडियोस देखे तो उनको बहुत ही क्लियर है कि हमको इसी सेक्टर, इसी इंडस्ट्री में फोकस करना है। वो मुझे चीज़ बहुत अच्छी लगी। नहीं तो क्योंकि काफ़ी सारे मैनेजमेंट्स होते हैं कि अगर उनको किसी इंडस्ट्री में थोड़ा सा सक्सेस मिला तो वो उस इंडस्ट्री में नंबर 1 बनने की जगह, अच्छा ठीक है हम इस इंडस्ट्री में सक्सेस मिला, हम दूसरी इंडस्ट्री ट्राई करते हैं, तीसरी ट्राई करते हैं। तो ये कंपनी के मैनेजमेंट का नहीं है। वो मुझे एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिव चीज़ लगी और मुझे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है कि ये कंपनी अगले 5 साल में
मल्टी बैगर बहुत ही अच्छे रिटर्न्स जनरेट करके दे सकती है। तो अगर आप भी चाहें तो इसे अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। अब चलते हैं दूसरी कंपनी की ओर, और वो है विंडलास बायोटेक। विंडलास बायोटेक बेसिकली एक सीडीएमओ प्ले है। सीडीएमओ ये होता है कि कॉन्ट्रैक्ट ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, मतलब जो बड़ी बड़ी फार्मा कंपनीज हैं वो अपना ज़्यादातर टाइम रिसर्च करने में, नई नई दवाइयाँ ढूंढने में, अलग अलग जो बीमारियाँ आ रही हैं उनके रिलेटेड नए रिसर्च करने में और उनकी दवाइयाँ ढूंढने में ज़्यादा टाइम स्पेंड करना प्रेफर करते हैं। और एक बार उन्होंने दवाई ढूंढ ली, उसको पेटेंट करवा ली, तो बहुत सारी जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो मैन्युफैक्चरिंग करना प्रेफर नहीं करते, वो मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स कर देते हैं। जैसे बहुत ही एक सिंपल उदाहरण बताऊं जिससे आप अच्छे से रिलेट कर पाओ, एप्पल, राइट। जो एप्पल है वो अपने प्रोडक्ट्स को यूएस में डिज़ाइन करता है, उन्हें इनोवेशन में डेवलप करता है, बट एक बार प्रोडक्ट का डिज़ाइन फाइनलाइज हो गया, प्रोडक्ट कैसा बनना चाहिए वो डिसाइड हो गया, तो वो जो मैन्युफैक्चरिंग वो आउटसोर्स कर देती है फॉक्सकॉन जैसी कंपनी को। इंडिया में टाटा भी बनाने लग गई है, तो जो दूसरी कंपनीज हैं उनको आउटसोर्स कर देती है। सेम चीज़ दवाइयों में भी है। तो जो विंडलास है वो भारत की 5वीं सबसे बड़ी सीडीएमओ प्ले है। भले ही 5वीं सबसे बड़ी है लेकिन अभी भी साइज़ में काफ़ी छोटी है। और ये जो सीडीएमओ स्पेस है वहाँ पर चाइना का बहुत सालों से दबदबा रहा है, क्योंकि वो काफ़ी सस्ते में दवाइयाँ बना देते थे। लेकिन जब से यूएस में बायोसिक्योर एक्ट आया है उसकी वजह से यूएस ये चाह रहा है कि जो एसेंशियल चीज़ें हैं, जैसे दवाइयाँ बहुत ही एसेंशियल चीज़ें हैं, वो नहीं चाहता कि अपने किसी एडवर्सरी कंट्री में, यूएस और चाइना आपस में एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते, तो यूएस बिल्कुल नहीं चाहता कि उसकी जो एसेंशियल चीज़ें हैं, उसकी दवाइयाँ हैं, वो उसके लिए चाइना पे निर्भर रहे। तो वो दूसरे दूसरे ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ रहा है। भले ही वो चाह रहा है कि यूएस में बनाए, लेकिन यूएस में बनाने का खर्चा इतना ज़्यादा है कि वो पॉसिबल नहीं है। तो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। और कुछ लोग तो यहाँ तक मानते हैं कि जो ये सीडीएमओ स्पेस है वो इंडिया के लिए 90s के दौर का आईटी सेक्टर हो सकता है। जिस तरह से 90s में आईटी सेक्टर ने इतना अच्छा पिकअप किया इंडिया में और आज की डेट में आईटी सेक्टर इतना बड़ा बन चुका है, उसी तरह कुछ लोग तो इस अपॉर्चुनिटी को इतना बड़ा मान रहे हैं कि ये सीडीएमओ स्पेस इतना बड़ा बन सकता है। तो ये कंपनी की अच्छाइयाँ हैं कि एक सनराइज सेक्टर में है। कंपनी का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। वो जेनरिक दवाइयाँ भी बनाता है, वो अपने कुछ ब्रांडेड दवाइयाँ भी बनाता है, वो ट्रेड जेनरिक्स एक्सपोर्ट्स में भी फोकस्ड है। और कंपनी कंसिस्टेंट परफॉर्मर रही है। पिछले 5 सालों में 15% से कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ किया है, 21% से प्रॉफिट ग्रोथ किया है, और कंसिस्टेंटली प्रॉफिट मेकिंग कंपनी रही। ऐसा नहीं रहा है कि किसी साल में किसी क्वार्टर में लॉस कर रही है, फिर अचानक से प्रॉफिट कर रही है, फिर लॉस कर रही है। नहीं, कंसिस्टेंटली एवरी क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंसिस्टेंटली कंपनी प्रॉफिट करते जा रही है। कंपनी की मैनेजमेंट मुझे बहुत बढ़िया लगी। कंपनी के मैंने लास्ट 3 क्वार्टर के कॉन कॉल्स अटेंड किए हुए हैं। काफ़ी जेन्युइन, काफ़ी फ्रैंक पर्सन लगे वो। उनके जो एमडी हैं हितेश विंडलास, उनका भी यूएस में कुछ पढ़ाई हो रखी है, कुछ एक्सपीरियंस है। आई थिंक इन्होंने इंटेल वगैरह में काम किया हुआ है। काफ़ी जेन्युइन पर्सन लगे मुझे। वैल्यूएशंस अगर आप देखो तो काफ़ी रीज़नेबल है। 970 के आसपास का भाव है, 32-33 का पीई है, सिर्फ 2000 करोड़ की कंपनी है। तो जिस तरह की अपॉर्चुनिटी है, अगर कंपनी साल भर साल 18-20% से ग्रो कर रही है तो 32-33 का पीई इतना हाई नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको डिप्स मिले, बड़े करेक्शंस मिले, तो डेफिनेटली इसको और भी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग और स्पेशली उसमें फार्मा
इंडिया के लिए अभी भी बहुत बड़ा ग्रोथ का रनवे है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो कंपनी उसमें भी बहुत अच्छे से फिट इन होती है। और इनके जो प्लांट्स हैं वो यूएस एफडीए सर्टिफाइड भी हैं, जो बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब क्योंकि यूएस एफडीए के इंस्पेक्शंस बहुत ही स्ट्रिंजेंट होते हैं, तो किसी भी फार्मा कंपनी के लिए किसी भी प्लांट को यूएस एफडीए सर्टिफाई करवाना ये कोई छोटी चीज़ नहीं है, जो विंडलास ने ऑलरेडी अचीव कर चुका है। अब चलते हैं रिस्क फैक्टर्स की ओर। एक जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है कि इनके जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं वो सारे उत्तराखंड में हैं। तो कल उठ के मान लो उत्तराखंड में कुछ सोशल अनरेस्ट हो जाता है या कोई आपदा आ जाती है जिसकी वजह से कंपनी के ऑपरेशंस, उनके ट्रांसपोर्टेशन, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड को ट्रांसपोर्ट करने में दिक्कतें आएँ, तो वो कंपनी के लिए शॉर्ट टर्म में एक रिस्क फैक्टर हो सकते हैं, कंपनी के लिए रेवेन्यू और प्रॉफिट में इम्पैक्ट हो सकते हैं। दूसरा कि बहुत ही छोटी कंपनी है, 2000 करोड़ की है, तो ट्रेडिंग में काफ़ी लो लिक्विडिटी होती है। तो अगर कोई बड़ा ख़रीदार आ गया तो प्राइस अचानक से बढ़ जाता है, कोई बेचने वाला आ गया तो प्राइस अचानक से घट जाता है, तो प्राइस वॉलेटिलिटी काफ़ी रहती है। लेकिन अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हो तो ये प्राइस वॉलेटिलिटी आपके फ़ायदे में है कि अगर आपके पास पैसे पड़े हुए हैं और कोई बेचने वाला आ जाता है, अचानक से दाम 10, 15, 20, 25% गिर जाता है, तो आपके लिए अच्छा ही है कि आप सस्ते में और भी ख़रीद सकते हो। तीसरी चीज़ है कि कंपनी एक्विजिशन करने के बारे में भी सोच रही है। जैसा हम जानते हैं वैसे वो भी जानते हैं कि उत्तराखंड में उनका सारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, तो किसी और स्टेट में भी वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालने के बारे में या फिर ऐसी कंपनी को ख़रीदने के बारे में सोच रहे हैं जो किसी और स्टेट में उसका मैन्युफैक्चरिंग हो। तो अगर कोई गलत एक्विजिशन कर लिया या फिर बहुत बड़ा एक्विजिशन कर लिया, बहुत ज़्यादा डेप्ट ले लिया उसके लिए, जो सस्टेन नहीं कर पाया, उतने रिटर्न्स नहीं मिल पाए, तो वो एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। और चौथा चीज़, ये पूरे इंडस्ट्री के लिए रेलेवेंट है, अगर कोई रेगुलेशन रिलेटेड कोई नेगेटिव खबर आ जाती है, प्लांट इंस्पेक्शन में कुछ नेगेटिव निकल आता है, या फिर उत्तराखंड गवर्नमेंट या इंडिया की गवर्नमेंट कुछ रूल्स चेंज कर देती है जिसकी वजह से इनको इम्पैक्ट हो जाए, तो वो एक रिस्क फैक्टर होगा। ओवरऑल मुझे समराइज़ करना हो तो कंपनी मुझे बहुत ही बढ़िया लगी। बहुत ही इनके जो मैनेजमेंट टीम है, विंडलास जो ग्रुप है, उनके पिताजी हैं हितेश विंडलास के पिताजी, जिन्होंने कंपनी स्टार्ट की थी, और हितेश के आई थिंक भाई भी इस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। तो उनके बारे में जितना भी मैंने वीडियोस सुना, पढ़ा, देखा, मुझे काफ़ी जेन्युइन, काफ़ी डाउन टू अर्थ लोग लगे। तो मैनेजमेंट काफ़ी बढ़िया लगी। जिस चीज़ में वो काम कर रहे हैं उसका भारत में ग्रोथ रनवे बहुत ही बढ़िया है, तो वो एक बहुत ही पॉजिटिव फैक्टर है। तो इस कंपनी को आप डेफिनेटली अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। जब जब करेक्शंस मिले, डिप्स मिले, आप इसको ऐड ऑन करने के बारे में सोच सकते हैं। अब चलते हैं तीसरी कंपनी की ओर, वो है ड्रीम फोक्स सर्विसेज। आपने कभी किसी एयरपोर्ट में लाउंज सर्विस का यूज़ किया है? अगर आपका जवाब हाँ है तो आपने डेफिनेटली ड्रीम फोक्स की सर्विसेज यूज़ की होंगी। तो ड्रीम फोक्स बेसिकली इंडिया में एक मोनोपोली प्ले है। इसका भारत में जितने भी एयरपोर्ट्स हैं और जहाँ पर भी लाउंज सर्विस है वहाँ पर ड्रीम फोक्स का टाई अप है। तो जो भी उस एयरपोर्ट का ऑपरेटर होता है, मान लो मुंबई का एयरपोर्ट है तो उसका ऑपरेटर है अदानी, तो ड्रीम फोक्स क्या करती है कि जो क्रेडिट कार्ड कंपनीज़ हैं, मान लो HDFC बैंक, SBI, ICICI बैंक, तो उनके साथ, और जो एयरपोर्ट ऑपरेटर है अदानी मान लो, तो उनके साथ टाई अप करती है और बदले में ड्रीम फोक्स एक सर्विस फ़ी लेती है। तो बहुत ही एसेट लाइट मॉडल है। जैसे आप जानते हो कि उनको एयरपोर्ट्स या लाउंजेस खुद ऑपरेट नहीं करने हैं, उनको सिर्फ जो बैंक प्रोवाइडर्स हैं जो सर्विसेज देते हैं, मान लो किसी का क्रेडिट कार्ड में आपको ये सर्विस मिली हुई है कि आप हर क्वार्टर में एक बार या दो बार लाउंज सर्विस यूज़ कर सकते हो, तो
ड्रीम फोक्स उस बैंक को ये सर्विस प्रोवाइड करती है कि अच्छा, अगर आपने मान लो मुंबई में वो सर्विस यूज़ की, तो वो बैंक को इन्फॉर्म करेगा कि इस कस्टमर ने इस डेट को एक बार सर्विस यूज़ कर ली है। फिर दोबारा मान लो आपने दिल्ली में वो सर्विस यूज़ की, दिल्ली में जीएमआर ऑपरेटेड है, राइट, तो वापस वो बैंक को इन्फॉर्म करेगी कि इस कस्टमर ने 2 बार यूज़ कर लिया, तो इसका जो कोटा था वो 2 बार यूज़ हो चुका है। तो इस तरह से वो पूरा एक टेक्नोलॉजी स्टैक, टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म सर्विस प्रोवाइड करती है, जिससे बैंक्स और जो एयरपोर्ट के लाउंजेस हैं उसके बीच में एक ये टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। भारत की ये इकलौती कंपनी है जिसका देश के सारे एयरपोर्ट, सारे लाउंजेस के साथ कोलैबोरेशन है। तो कोई अगर कॉम्पिटिटर आना भी चाहे तो उसके लिए बहुत मुश्किल काम होगा कि इतने सारे एयरपोर्ट्स, इतने सारे लाउंजेस के साथ कोलैबोरेट करके एक अपना ऑफरिंग्स प्रोवाइड करना। और जैसे जैसे लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़्लाइट्स में ट्रैवल करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाउंज एक्सेस करेंगे, वैसे वैसे ड्रीम फोक्स के लिए फ़ायदा है, क्योंकि उनको जितने ज़्यादा कस्टमर्स यूज़ करेंगे उसके बेसिस पे उनको एक सर्विस फ़ी मिलते रहेगी। कंपनी डाइवर्सिफाई करने की भी कोशिश कर रही है। कंपनी रेलवे लाउंजेस में भी कोलैबोरेट कर चुकी है, हाईवे डाइनिंग में भी उतर चुकी है, इसने काफ़ी सारे गोल्फ क्लब्स के साथ भी टाई अप कर चुकी है। तो इंडिया में जो भी प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड चल रहा है कि लोग अच्छी बेटर सर्विसेज चाह रहे हैं, तो उसके साथ इस कंपनी का फ्यूचर और उसके एस्पिरेशंस अलाइंड है। कंपनी का जोग्राफिकल रीच ऑल्सो डाइवर्सिफाई हो चुका है। कंपनी ने 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ में 1500 से ज़्यादा टच पॉइंट्स पे अपने पार्टनर्स के द्वारा टाइप्स कर रखा है। कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है और हाई रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जनरेट करती है। 35% के आसपास आरओई है, 46% के आसपास आरओसीई है। मतलब दिस इज़ जस्टिफाइंग एंड दिस इज़ इंडिकेटिंग कि कंपनी इक्विटी के ऊपर काफ़ी अच्छे रिटर्न्स जनरेट करती है। कैपिटल रिक्वायरमेंट इज़ वेरी लेस। अगर वैल्यूएशंस की बात करूँ तो मुझे लगता है कि वैल्यूएशंस काफ़ी सस्ते हैं। 232 के आसपास का इसका शेयर भाव है। पी रेशियो के हिसाब से देखोगे तो 18 के पी में मिल रहा है। सिर्फ 1200 1250 करोड़ की कंपनी बन गई है और कंपनी ने अपने ऑल टाइम हाई से 73% करेक्शंस देख चुका है इन टर्म्स ऑफ शेयर प्राइस। तो काफ़ी चीप वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है। और जैसा मैंने आई थिंक रेट गेन के केस में भी कहा था कि टूरिज़्म इंडस्ट्री पे मैं बहुत ही बुलिश हूँ और ये ड्रीम फोक्स भी टूरिज़्म इंडस्ट्री से लिंक्ड है और स्पेशली इसका इंडिया और डोमेस्टिक स्पेसिफिक टूरिज़्म पे बहुत ज़्यादा बड़ा बेट है। तो मुझे लगता है कि कंपनी के लिए इंडस्ट्री ग्रोथ तो बहुत ही बढ़िया रहने वाली है। अब सारा कुछ इस पे निर्भर करेगा कि कंपनी इंडस्ट्री ग्रोथ में से अपना हिस्सा कैसे अच्छे से निकालती है। अब देखते हैं रिस्क फैक्टर की ओर। अगर कोई रेगुलेटरी रिलेटेड या एयरपोर्ट चार्जेस रिलेटेड कुछ अनाउंसमेंट्स हो जाती हैं, अब जैसे बीच में ही कुछ महीने पहले, आई थिंक 1 साल पहले, एयरपोर्ट चार्जेस सरकार ने अचानक से बढ़ा दिए थे, तो उसकी वजह से ड्रीम फोक्स के रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी पे काफ़ी बड़ा हिट बैठा था। तो अगर ऐसा कोई रिस्क आ जाता है तो कंपनी के मुनाफे और आय में अच्छी खासा झटका लग सकता है। ऑब्वियसली टूरिज़्म रिलेटेड इंडस्ट्री पे काम करती है तो जियोपॉलिटिकल रिस्क तो है ही। अगर वॉर हो गया, कहीं टेररिस्ट अटैक हो गया, कहीं कुछ हो गया, तो वो कंपनी के लिए एक रिस्क रहता ही है। और कंपनी B2B मॉडल में काम करती है तो प्रॉफिट मार्जिन्स जनरली लो रहते हैं। 10-12% के आसपास के प्रॉफिट मार्जिन्स कंपनी जनरेट कर पाती है। अगर कोई कंपटीशन मार्केट में आ जाता है आज की डेट में तो काफ़ी हद तक इसका मोनोपोली बिजनेस ही कह सकते हो। अगर कोई बड़ा कंपटीशन आ जाता है मार्केट में तो कंपनी को शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट हो सकता है, या फिर हो सकता है कि जो बड़े बड़े
एयरपोर्ट ऑपरेटर्स हैं, जैसे अदानी हो गए, जीएमआर हो गए, या दूसरे जो एयरपोर्ट ऑपरेटर्स हैं, वो डायरेक्टली बैंक्स के साथ टाई अप कर लें तो उसमें ड्रीम फोक्स का बीच में से दखल हट जाएगा। लेकिन उसके चांसेस कम है, बिकॉज ड्रीम फोक्स का पूरा कवरेज अक्रॉस ऑल द एयरपोर्ट्स है, राइट। तो अगर मैं कस्टमर हूँ तो मैं कोई ऐसा क्रेडिट कार्ड यूज़ करना चाहूँगा जिसका मुझे फ्री एक्सेस सारे एयरपोर्ट्स पे मिले, एज़ कम्पेयर टू कोई ऐसा क्रेडिट कार्ड जिसमें मुझे सिर्फ अदानी पे फ्री एक्सेस मिले, या सिर्फ जीएमआर पे मिले, या सिर्फ किसी और दूसरे ऑपरेटर पे मिले, राइट। तो उसके चांसेस थोड़े कम है। और लास्ट चीज़ है जो उसकी पॉजिटिव है, वो मुझे थोड़ी चीज़ खटकती भी है कि कंपनी एयरपोर्ट लाउंजेस में काफ़ी अच्छा कर रही थी, ऑलमोस्ट 95% के आसपास मार्केट शेयर है, लेकिन कंपनी दूसरी चीज़ों में भी काफ़ी एक्सपांड कर रही है। रेलवे लाउंजेस में जा रही है, हाईवे डाइनिंग में जा रही है, गोल्फ क्लब्स में जा रही है। तो गलत एलोकेशन ना कर दे कंपनी कैपिटल का, और अलग अलग बिजनेस में जाके ऑब्वियसली पहले आपको कैपिटल एलोकेट करना पड़ता है ताकि आप भविष्य में रेवेन्यूज़ और प्रॉफिट जनरेट करें। तो वो एग्जीक्यूशन कंपनी ठीक से कर पाती है कि नहीं, उसको क्लोजली वॉच करना होगा। बट ओवरऑल मैं इस कंपनी के रिलेटेड काफ़ी पॉजिटिव हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो मिडिल क्लास है वो काफ़ी तेज़ी से एस्पिरेशनल मिडिल क्लास, हायर मिडिल क्लास बनना चाहता है। उसको सर्विसेज, स्टैंडर्ड सर्विसेज अब पसंद नहीं आती, उसे प्रीमियम सर्विसेज चाहिए। तो ये कंपनी कम्प्लीटली उस चीज़ में फिट बैठती है कि ये नॉर्मल सर्विसेज के ऊपर कुछ प्रीमियम सर्विसेज प्रोवाइड करने की कोशिश करती है। अब चलते हैं चौथी कंपनी की ओर, वो है आवास फिनेंसियर्स। आवास फिनेंसियर्स बेसिकली, जैसे आप नाम से थोड़ा समझ पाए होंगे, आवास मतलब घर, राइट। तो आवास फिनेंसियर्स बेसिकली होम लोन्स प्रोवाइड करती है ऐसे कस्टमर्स को जो बड़ी बड़ी बैंक्स को रीच आउट नहीं कर पाते। तो छोटे छोटे टाउन्स में, सेमी रूरल एरियाज़ में, जहाँ पर उनको बैंक्स की सर्विसेज नहीं मिल पाती, उनके पास बहुत अच्छे से डॉक्यूमेंटेशंस नहीं होते, पैन कार्ड, इनकम टैक्स रिटर्न्स, सैलरी स्लिप्स एक्सेट्रा। तो वैसे कस्टमर्स को आवास फिनेंसियर्स रीच आउट करती है। और किसी भी लेंडिंग बिजनेस में, मतलब किसी को पैसे उधार देना ब्याज पे, सबसे सेफेस्ट अगर कुछ है तो वो होम लोन है, गोल्ड लोन है, राइट। बिकॉज आपके पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसेट है। अगर मान लो जिस कस्टमर को आवास फिनेंशियल लोन दे रही है वो किसी दुविधा में फंस जाए, फिनेंशियल प्रॉब्लम में आ जाए और पैसे ना चुका सके, तो जो कोलैटरल है आवास फिनेंसियर के पास, उसका घर तो है, तो उसके घर को बेच के पैसे रिकवर कर सकती है। तो पैसा डूबने के चांसेस काफ़ी कम रहते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है आवास फिनेंसियर्स के लिए। दूसरी चीज़ कि काफ़ी अच्छे से इसने अपना नाम एस्टैब्लिश कर लिया है, स्पेशली इन दो स्टेट्स, दो एरियाज़ जहाँ पर ये काफ़ी सालों से ऑपरेट कर रही है। कंपनी एक बहुत ही कंसिस्टेंट परफॉर्मर रही है जब से ये एस्टैब्लिश हुई है। अपना रेवेन्यू, अपना प्रॉफिट, अपना एनपीएस, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स काफ़ी कंट्रोल में, एग्जीक्यूशन वाइज कंपनी ने अभी तक काफ़ी अच्छे से एग्जीक्यूट किया है। ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। स्टेबल एसेट क्वालिटी है। अगर आप देखोगे तो ग्रॉस एनपीए सिर्फ 1.08% है, नेट एनपीए 0.73% है। स्पेशली जहाँ पर ये कंपनी और जैसे कस्टमर्स को ये कंपनी पैसा देती है उसके हिसाब से जो एनपीए नंबर्स हैं वो बहुत कम है। बिकॉज जिन कस्टमर्स को जनरली ये लेंड करते हैं वो कंपैरेटिवली थोड़े से हाई रिस्क कस्टमर्स होते हैं। बिकॉज इसके जो कस्टमर्स हैं वो कोई बड़ी बड़ी एमएनसीज में काम नहीं कर रहे होते हैं, छोटी छोटी कंपनीज में काम कर रहे होते हैं, हो सकता है छोटा बिजनेस चला रहे होते हैं। तो रिस्क होता है कि कई बार पैसा नहीं दे पा रहे हैं, ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं।
लेकिन फिर भी कंपनी के जो एनपीए रेशियोज़ हैं वो बहुत अंडर कंट्रोल है। इसका मतलब ये है कि कंपनी किसको लोन देना है उस मामले में बहुत ही स्ट्रिंजेंट प्रोसेस फॉलो करती है। सिर्फ ऐसे लोगों को लोन देती है जिन पे काफ़ी ज़्यादा भरोसा हो, काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो कि वो टाइम पे अपना ईएमआई भर सकें और पैसे रिटर्न कर सकें। और कंपनी के जो फ्यूचर के ग्रोथ टारगेट्स हैं वो भी काफ़ी एग्रेसिव, काफ़ी अच्छे हैं। कंपनी सोच रही है कि अगले कुछ सालों तक वो 20% पे ग्रो करे अपना लोन बुक, जो कि बहुत ही अच्छा नंबर है। और कंपनी और एक अच्छी चीज़ करती है कि वो ऐसा नहीं करती कि देश के सारे स्टेट्स में फैल जाना है मुझे फटाफट। वो क्या करती है कि किसी एक स्टेट को पकड़ती है और उसमें जो भी एरियाज़ हैं जहाँ जहाँ कंपनी के कस्टमर्स रेलेवेंट मिल सकते हैं उन पे अपना पहला रीच पहुँचाती है, पूरे स्टेट वाइड कवर करने की कोशिश करती है, उसके बाद अगले स्टेट की तरफ बढ़ती है। तो इस हिसाब से कंपनी ने अभी तक 13 या 14 स्टेट्स में ही अपना बिजनेस एस्टैब्लिश किया है और उसमें भी काफ़ी ग्रो करने की अपॉर्चुनिटीज़ है। तो जब वो मार्केट्स, वो स्टेट सैचुरेट हो जाएंगी तो कंपनी दूसरे स्टेट्स में भी एंटर कर सकती है। तो कंपनी के लिए जो ग्रोथ का रनवे है वो काफ़ी बड़ा है। और वैल्यूएशंस की बात करूँ तो काफ़ी रीज़नेबल वैल्यूएशंस हैं। जो कंपनी 15, 16, 18, 20% पे ग्रो कर रही है वो 25, साढ़े 25 के आसपास के पी पे मिल रही है आज के डेट के हिसाब से, आज के भाव के हिसाब से। प्राइस टू बुक देखो तो 3.5 से भी कम के प्राइस टू बुक में मिल रही है। और कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से 45% करेक्ट भी कर चुकी है। तो ओवरऑल वैल्यूएशंस की अगर मैं बात करूँ तो दे आर डेफिनेटली नॉट एक्सपेंसिव। मुझे लगता है कि फेयर वैल्यू या थोड़ा डिस्काउंटेड वैल्यूएशन में ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगर रिस्क फैक्टर्स की बात करूँ तो ये जो स्पेस है वो काफ़ी कॉम्पिटिटिव स्पेस है। यहाँ पर बहुत सारी बैंक्स भी हैं, प्राइवेट बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, जो सेम काम करती हैं, होम लोन देने का काम करती हैं। उसके अलावा काफ़ी सारी हाउसिंग फिनेंस कंपनीज भी हैं, जैसे LIC हाउसिंग फिनेंस, PNB हाउसिंग फिनेंस वगैरह वगैरह, जो मेनली सिर्फ हाउसिंग फिनेंस का काम करती हैं। तो कंपटीशन काफ़ी बड़ा है, तगड़ा है। लेकिन आज की डेट में भी इंडिया में ऐसा बहुत बड़ा पॉपुलेशन है जिसको बड़ी बड़ी बैंक्स और बड़ी बड़ी NBFC से लोन नहीं मिल पाता बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। तो कस्टमर बेस की इनको शॉर्टेज नहीं होने वाली है, लेकिन ये स्पेस काफ़ी कॉम्पिटिटिव है। तो जैसे जैसे आवाज़ काफ़ी बड़ा बनते जाएगा तब उसको देखना पड़ेगा कि कैसे वो सर्वाइव करेगा, क्या उसको बिजनेस वर्टिकल एक्सपांड करने पड़ेंगे वगैरह। बट ये 5 साल 10 साल बाद की बात है। और जैसे मैंने कहा कि कंपनी पहले कुछ स्टेट्स पे कंसंट्रेट करती है, फोकस करती है, वहाँ पर अपने आप को बड़ा बनाती है। तो वो एक तरह से रिस्क फैक्टर भी है कि अगर उन स्टेट्स में मान लो कुछ सोशल अनरेस्ट चल रहा है, कुछ इश्यूज चल रही हैं, तो कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट भी हो सकता है। हालांकि आज की डेट में कंपनी जो 13-14 स्टेट्स में ऑपरेट करती है वो सारे काफ़ी अच्छे स्टेबल स्टेट्स हैं। तो इसका जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी कम है। और लेंडिंग का जो बिज़नेस है वो काफ़ी रिस्की बिज़नेस है। मतलब अगर जिस तरह से कंपनी ने अपना फोकस मेंटेन किया है, बहुत ज़रूरी है कि आगे भी कंपनी अपना फोकस मेंटेन करे। किन कस्टमर्स को लोन देना है उनका प्रॉपर असेसमेंट करे कि वो ढंग से EMI अपना लोन चुका पाएंगे कि नहीं। अगर कंपनी ग्रोथ के चक्कर में गलत और बहुत ही रिस्की कस्टमर्स को लोन देने लग जाती है तो कंपनी के NPA शूट अप हो सकते हैं और कंपनी के रेवेन्यू, स्टॉक प्राइस पे भी इम्पैक्ट हो सकता है। तो बहुत ही ज़रूरी है कि कंपनी अपना एग्जीक्यूशन फोकस ना लूज़ करे। अगेन दिस लुक्स लाइक अ वेरी लो प्रोबेबिलिटी रिस्क टू मी, बिकॉज जितने भी मैंने कॉल्स अटेंड किए हैं, जितना भी मैनेजमेंट के बारे में जाना है, वो काफ़ी फोकस्ड हैं। वो जल्दबाजी में नहीं है कि हमें लोन बुक ग्रो करना है तो
बस कैसे भी कस्टमर को फटाफट फटाफट लोन देते हैं, अपना लोन बुक बड़ा बताते हैं, लेकिन ऐसा मैंने कंपनी को अभी तक करते नहीं देखा है। तो बट आपको ये कॉन्स्टेंटली वॉच करना पड़ेगा कि कंपनी ऐसे सब मीन्स और मेजर्स में तो नहीं चले जाती। अगर मुझे समराइज़ करना हो तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही लो रिस्क काइंड ऑफ बेट हो सकती है। कंपनी अच्छा साल दर साल 15, 18, 20% रिटर्न्स दे सकती है अगले 5 साल, 7 साल, 10 साल में। और अगर कभी ऐसा मार्केट में बुल मार्केट वापस से आ जाएगा तो कंपनी को हाई प्राइस टू बुक वैल्यूएशंस भी मिल सकता है, जैसे कि उसको पहले भी मिल रखा है। और इसकी वजह से अभी करेक्शन की वजह से कंपनी ऑलमोस्ट 45% अपने ऑल टाइम हाई से गिर चुकी है। तो हो सकता है वापस वो अपने वैल्यू स्केल अप भी कर जाए। तो बहुत ही कंजर्वेटिव, बहुत ही रिलायबल बेट लगती है मुझे ये आवास फाइनेंसियर्स का स्टॉक। तो अगर आपको भी ठीक लगे तो आप इसे अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। अब चलते हैं पांचवी और आखिरी कंपनी की ओर, और वो है बालाजी अमाइंस। तो बालाजी अमाइंस केमिकल सेक्टर के बिजनेस में है, अलग अलग तरह के केमिकल्स बनाती है। काफ़ी पुरानी कंपनी है, कंपनी को अपने ऑपरेशन स्टार्ट किए हुए 37 साल हो चुके हैं। और तब से कंपनी ने काफ़ी बुरे दौर, काफ़ी बेयर मार्केट जैसे कि कोविड, 2008 का मार्केट क्रैश, मल्टीपल चैलेंजेस देख चुकी है और कंपनी उसको सरवाइव कर चुकी है। तो ये एक चीज़ बताती है कि कंपनी ने अपना जो रिलायबिलिटी है, रेजिलियंस है, उसको प्रूव किया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। स्मॉल कैप स्टॉक्स के लिए ये एक चीज़ बहुत ही बड़ी चीज़ मानी जाती है, क्योंकि स्मॉल कैप स्टॉक्स छोटे होते हैं तो कई बार ऐसे बुरे टाइम्स को सस्टेन नहीं कर पाते हैं और बंद हो जाते हैं, उनके घाटे में चले जाते हैं। तो कंपनी ने एटलीस्ट इस चीज़ में अपने आप को प्रूव कर रखा है। दूसरी चीज़ है कि काफ़ी सारे ऐसे केमिकल के प्रोडक्ट्स हैं जिसमें कंपनी इकलौती कंपनी है भारत में जो वो प्रोडक्ट्स बनाती है। तो ये वो एक कंपनी के लिए काफ़ी पॉजिटिव चीज़ मानी जाएगी। और कंपनी ट्रेडिशनल केमिकल्स के अलावा नए नए एरियाज़ को भी एक्सप्लोर कर रही है। कंपनी ने बैटरी केमिकल्स रिलेटेड कैपेसिटी भी बिल्ड कर रखी है। सरकार एलपीजी मिक्सिंग के बारे में भी सोच रही है, क्योंकि हम लोग बहुत एलपीजी इंपोर्ट करते हैं। तो एलपीजी में कुछ ऐसे केमिकल्स हम मिक्स कर सकें जाकि एलपीजी का हमारा कॉस्ट कम हो सके और हमारा इंपोर्ट डिपेंडेंसी, हमारा इंपोर्ट बिल कम हो सके। तो कंपनी उसमें भी कैपेसिटी बिल्ड कर रखी है। कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है, कंपनी के ऊपर ज़्यादा कुछ डेप्ट नहीं है। अच्छा, कंपनी की मैनेजमेंट को प्रूव करने के लिए या उसको समझने के लिए और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, कंपनी के जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है वो सोलापुर के आसपास हैं। तो कंपनी ने वहाँ पर एक 5 स्टार होटल भी बना रखी है, वो काफ़ी सालों से चला रहे हैं। तो अगर आप उसके रेटिंग्स देखोगे, उसके होटल का नाम है बालाजी सरोवर प्रीमियर, गूगल पे आप सर्च करोगे तो उसकी काफ़ी अच्छी रेटिंग्स, आई थिंक 4.6 के आसपास की उसकी रेटिंग्स हैं और 12,500 के आसपास उसकी रेटिंग्स मिल रखी है। तो कंपनी जो होटल ऑपरेट कर रही है उसकी सर्विसेज काफ़ी बढ़िया दे रही है, उससे आपको एक अंदाज़न आ जाता है। तो हालांकि मैं उसको, इस कंपनी को उसके होटल बिजनेस के रिलेटेड रेट नहीं करता, उसका जो कोर बिजनेस है वो केमिकल रिलेटेड बिजनेस ही है। लेकिन एक मैनेजमेंट के बारे में आइडिया आता है कि उसने होटल स्टार्ट किया बिकॉज सोलापुर में कोई प्रीमियम होटल्स थे नहीं, तो उनके जो कस्टमर्स आएंगे, क्लाइंट्स आएंगे फॉरेन से वगैरह, और मैनेजमेंट भी अगर आ रही है तो वो अच्छी फैसिलिटी में रह सकें, वो भी हो सके। और जिस तरह से उन्होंने अच्छे से होटल बनाया है, ऑपरेट किया है, और जिस तरह से उसको कस्टमर के रिव्यूज़ मिले हैं, उससे पता चलता है कि मैनेजमेंट कुछ काम अगर उठाती है तो वो अच्छे से करती है। तो वो मैनेजमेंट की क्रेडिबिलिटी और क्वालिटी के बारे में ये होटल अगर आप देखोगे तो उसके एक एग्जाम्पल मिल जाता है। और कंपनी वैल्यू अनलॉकिंग के बारे में भी देख रही है। कंपनी अपना स्पेशलिटी बिजनेस का आईपीओ लाने के बारे में सोच रही थी। तो हो सकता है केमिकल सेक्टर में जब अपटर्न आए तो कंपनी आईपीओ लाए और जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको वैल्यू अनलॉकिंग का भी बेनिफिट मिल सके।
जैसे मैंने कहा कि कंपनी का एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, पिछले 10 साल से कंपनी कंसिस्टेंटली आय बढ़ा रही है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, एक भी साल एक भी क्वार्टर आई थिंक ऐसा नहीं हुआ है कि कंपनी ने लॉस किया है। तो कंपनी काफ़ी अच्छा कंसिस्टेंट रिलायबल रही है और पिछले 10 साल में कंपनी ने 20% के आसपास प्रॉफिट का कंपाउंडेड ग्रोथ दिया है, जो कि बहुत ही अच्छा नंबर है। और ऑल इन ऑल मुझे लगता है कि कंपनी काफ़ी चीप दाम में अवेलेबल है, वैल्यूएशन कंफर्ट काफ़ी ज़्यादा है। अगर कंपनी के एसेट्स की अगर हम बात करें, कंपनी के जो बुक वैल्यू की बात करें, तो कंपनी का बुक वैल्यू काफ़ी अच्छा है और कंपनी आज के डेट में 2.3 टाइम्स अपने बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रही है। सिर्फ 4,000 करोड़ की कंपनी है। अपने हिस्टोरिकल प्राइस टू अर्निंग्स, ईवी टू एबिटा, प्राइस टू बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रही है। तो हिस्टोरिकल नंबर्स के हिसाब से भी कंपनी काफ़ी चीप वैल्यूएशन पे अवेलेबल है और कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से 76% करेक्ट हो चुकी है। तो कोविड के टाइम पे ऐसा हुआ था कि चाइना ने अपने वहाँ कंप्लीट लॉकडाउन लगा दिया था, तो उसकी वजह से जो केमिकल्स चाइना बनाता था वो बंद हो चुके थे। तो इंडियन कंपनीज़, बालाजी अमाइंस और बहुत सारी केमिकल कंपनीज़ को उसका फ़ायदा मिला था। तो उस चक्कर में कंपनी की आय, मुनाफा काफ़ी तेज़ी से बढ़ गई थी और स्टॉक का दाम भी काफ़ी बढ़ गया था। तो कंपनी अपने उन वैल्यूएशन से 76% करेक्ट हो चुकी है। तो आज की डेट में कंपनी बहुत ही चीप वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है। रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो केमिकल का जो इंडस्ट्री है, सेक्टर है, वो बहुत ही हाईली सिक्लिकल सेक्टर है। ऐसा होता है कि एक दो अच्छे साल आते हैं, उसके बाद 3-4 साल थोड़े मॉडरेट ख़राब टाइप्स आते हैं। तो एक हाईली सिक्लिकल इंडस्ट्री या सेक्टर है। लेकिन अच्छा ये है कि मुझे लगता है कि ये अपने साइकिल के एकदम निचले दौर पे है। अब यहाँ से केमिकल सेक्टर का अच्छा ग्रोथ होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बताए जा रहे हैं। और स्पेशली जैसा मैंने कहा कि चाइना के ऊपर, जब चाइना का सेल्स कम हो रहा था तब इंडियन कंपनीज़ को फ़ायदा हुआ। तो जिस हिसाब से अभी ट्रम्प ने टैरिफ्स लगाए हैं, तो हो सकता है ये केमिकल सेक्टर्स को इसका भी फ़ायदा मिले। और बहुत सारे ऐसे इनके प्रोडक्ट्स हैं जो जिनमें चाइना डंपिंग करता है, अपने वहाँ सस्ते में बनाता है और इंडिया और दूसरे मार्केट्स में सस्ते में डंप करते रहता है। तो वो एक रिस्क फैक्टर्स होता है। तो कई बार होता है कि कंपनी सरकार से सपोर्ट की एक्सपेक्ट करती है कि भाई सरकार इंपोर्ट ड्यूटी लगाए कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर वगैरह, तो वो एक रिस्क फैक्टर है। राइट कैपिटल एलोकेशन बहुत ही क्रूशियल है। कंपनी यहाँ वहाँ अलग अलग दाएं बाएं जगह पे भटके नहीं, अच्छे प्रोडक्ट्स, स्पेशलिटी केमिकल्स पे फोकस करे और वहाँ पर अपना कैपिटल एक्सपांशन या कैपिटल एलोकेट करे, वो बहुत ज़रूरी है। और बिकॉज स्टॉक और कंपनी बहुत ही छोटी है तो लिक्विडिटी काफ़ी कम रहती है, तो स्टॉक प्राइसेस में काफ़ी वॉलेटिलिटी होती है। तो कई बार ऐसा हुआ है कि एक साल में ही कंपनी 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना बढ़ चुकी है। और ऐसा भी हुआ है कि कंपनी एक साल में ही 30, 40, 50% गिर भी चुकी है। तो कंपनी के स्टॉक प्राइसेस में काफ़ी वॉलेटिलिटी रहती है। तो वो एक चीज़ कंपनी के लिए एक रिस्क या नेगेटिव फैक्टर्स है। तो ओवरऑल ये एक टर्न अराउंड स्टोरी है। कंपनी का ग्रोथ काफ़ी धीमा चल रहा है, कुछ क्वार्टर्स के लिए तो डी ग्रोथ चल रहा था, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि कोविड के बाद से इनका ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से बढ़ गया था। फिर जैसे ही चाइना ने अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया और सस्ते में माल डंप करने लगे, तो इन कंपनीज़ का डी ग्रोथ होने लगा कुछ टाइम के लिए। अभी मुझे लगता है कि स्टेबलाइज हो रहा है। वैल्यूएशंस की बात करूँ तो मुझे लगता है कि बहुत ही चीप वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है। तो जैसे ही ग्रोथ पिकअप करेगा तो मुझे लगता है कि स्टॉक प्राइस काफ़ी तेज़ी से भाग सकता है, बिकॉज ये सेक्टर ओवरऑल म्यूचुअल फंड्स, एफआईआईज़ में काफ़ी अंडर ओन्ड है। तो जैसे ही ग्रोथ का कमबैक होगा, रिजल्ट्स इम्प्रूव होने लगेंगे, तो ये शेयर का भाव काफ़ी तेज़ी से भाग सकता है। तो इसको आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं।
मुझे स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है कि कंपनी मल्टी बैगर रिटर्न्स दे सकता है अगले 5 साल में। ये जो पांचों स्टॉक्स मैंने अभी कवर किए हैं वो सारे मेरे टॉप 6 इन्वेस्टमेंट थीम्स के ऊपर बेस्ड हैं, जिसके ऊपर मैं काफ़ी बुलिश हूँ अगले 1 दशक के लिए। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने टॉप 5 लार्ज कैप और मिड कैप स्टॉक्स के वीडियोस भी नहीं देखे हैं तो उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें। जय हिंद।